Hello everyone, I'm Professor Hitanshu Vyas. We are here for the revision of paper 3, Cost and Management Accounting, 100 marks paper. Topic of this video is employee cost and direct expenses. Now, this topic earlier used to be known as labor cost control. इसे labor cost control भी कहते थे. नाम चेंज हो गया, एम्प्लॉय कॉस्ट बन गया. डजेंट मैटर, द एसेंस ऑफ द टॉपिक प्रैक्टिकली रिमेन्स द सेम. एंड स्टार्टिंग में एज ऑलवेज थोड़े पॉइंट्स एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस पे जाएंगे. पॉइंट्स एक्सप्लेन करने के लिए ये रही नोट्स आपके सामने, सुनते जाइए स्टेप बाय स्टेप. ये चैप्टर का एक बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि लेबर का वेजेस कैलकुलेट करना, दैट इज बेसिक वेजेस, बोनस, ओवर टाइम एटसेट्रा एटसेट्रा. दूसरे भी अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम्स हैं, आई एग्री, बट ये उसका एक बेसिक ऑब्जेक्टिव है. देन ये तो हमने कॉस्ट शीट में ही पढ़ के रखा है. दो टाइप का लेबर होता है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट. ये हम सबको पता है. हम रिवीजन कर रहे हैं ना, तो हम उस हिसाब से ही आगे बढ़ेंगे. आइडल टाइम दो होता है, नॉर्मल आइडल टाइम, अबनॉर्मल आइडल टाइम. नॉर्मल आइडल टाइम मतलब होगा ही होगा, आप उसे कुछ नहीं कर पाएंगे, जैसे कि लेबर का लंच टाइम, लेबर का टी टाइम, etc. etc. Abnormal idle time is an unplanned waste of time. I repeat that once again. Abnormal idle time is an unplanned waste of time. The reason could be breakdown of machines, stock out, or even lockouts for that matter. We losing the electricity in between of the work going on. These are few of the reasons why abnormal idle time happens. Now I move on to few of the most important points for solving this chapter. ये चैप्टर सॉल्व करने के लिए बहुत ही थोड़े जो important points हैं, उसके लिए हम अभी ध्यान देंगे. आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज कॉन्सेंट्रेट करिए. टाइम अलाउड. It is the time which is allowed by the management to the worker to produce one unit. मैनेजमेंट ने वर्कर को बोला कि आप एक यूनिट इतने टाइम में बनाओ, so that becomes time allowed. लाइक मैंने एग्जांपल दिया है आपको, मैनेजमेंट ने वर्कर को बोला आप 12 मिनट में एक यूनिट बनाओ, तो 12 मिनट में एक यूनिट बनाओ. 12 मिनट बिकम्स टाइम अलाउड फॉर वन यूनिट. उसे अलग वर्ड्स में स्टैंडर्ड टाइम भी कहते हैं, और एक यूनिट को हम स्टैंडर्ड आउटपुट वर्ड भी यूज कर सकते हैं. टाइम अलाउड मस्ट इंक्लूड नॉर्मल आइडल टाइम. वो ऑब्वियस है, वर्कर को लंच टाइम तो देना पड़ेगा ना, तो वो हिसाब से ही उसका टाइम अलाउड सेट होता है. नेक्स्ट टर्म, टाइम टेकन. अपना अगला टर्म है टाइम टेकन. व्हाट इज टाइम टेकन? इट इज द टाइम विच इज टेकन इन रियलिटी बाय द वर्कर टू प्रोड्यूस वन यूनिट. वर्कर ने एक यूनिट बनाने के लिए जितना टाइम लिया, उसे हम बोलते हैं टाइम टेकन. उसको दूसरे वर्ड्स में एक्चुअल टाइम भी बोल सकते हैं. ये हुआ बेसिक कॉन्सेप्ट्स का बात. अभी हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एफिशिएंसी. जरा ध्यान से सुनिएगा बच्चों. एफिशिएंसी का सिंपल मतलब यह है कि वर्कर को जो करना चाहिए था, उसने उससे कुछ अच्छा कर दिया. अभी एक एग्जांपल मैं आपके सामने लेता हूं. डोंट वरी, सब लिखा हुआ, आप मुझे सुनते रहो. वर्कर को बोला कि आप 10 घंटे में 60 यूनिट बनाओ. यू प्रिपेयर 60 यूनिट्स इन 10 आवर्स. अभी वर्कर अगर कम टाइम में 60 यूनिट्स बनाता है तो भी वो एफिशिएंट है, या तो वो 10 घंटा लेके ज्यादा यूनिट्स बनाता है तो भी वो एफिशिएंट है. एफिशिएंसी दोनों तरीके से चेक किया जा सकता है. तो पहले है ना, हम वर्कर ने टाइम बचाया वो वाला पार्ट कवर करते हैं एक एग्जांपल लेके. एग्जाम्पल आई होप आपके सामने आप देख रहे हो आपकी स्क्रीन पर. A worker is allowed 12 minutes to produce one unit. He produces 300 units in 48 hours. Calculate time saved. अभी ये चैप्टर का पॉइंट क्या है पता है? इसमें बहुत सारी अलग अलग टर्म्स हैं, तो वो टर्म्स भी मैंने मेरे एग्जाम्पल में डाल दिए ताकि आपको टर्म्स का भी रिविजन हो जाएगा आपका. वहां पे बोला है 12 मिनट्स, तो इट इज टाइम अलाउड फॉर वन यूनिट. वन यूनिट तो इट इज स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इन 12 मिनट्स. 300 यूनिट्स इज एक्चुअल प्रोडक्शन, ऑब्वियसली उसको एक्चुअल प्रोडक्शन बोलेंगे.
और 48 आवर्स में उसने 300 यूनिट्स बनाए हैं, सो दैट इज टाइम टेकन फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। अभी मुझे ढूंढना है टाइम सेव्ड, तो मैं सीधा सीधा ये कैलकुलेशन करूंगा कि भाई उसने एक्चुअली में 300 यूनिट बनाए हैं, तो 300 यूनिट बनाने को उसको कितना टाइम लगना चाहिए था, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूंगा ना, 12 मिनट एक यूनिट को लगना चाहिए था, तो 300 यूनिट को कितना टाइम लगना चाहिए था, 3600 मिनट, 3600 मिनट्स आवर्स में कन्वर्ट कर देंगे 60 आवर्स। 60 आवर्स का मतलब है 60 आवर्स लगना चाहिए था, उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं टाइम अलाउड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। पर उसने तो 48 आवर्स में ही खत्म कर दिया, तो उसने 12 घंटा बचा लिया, अंग्रेजी टाइम सेव्ड। दैट्स हाउ वी कैलकुलेट टाइम सेव्ड। दूसरा मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना, एक्सेस प्रोडक्शन भी कर सकते हैं। अभी अगर आपने अपना चैप्टर बराबर रिवाइज किया रहेगा ना, तो ये दोनों एग्जांपल्स का सोर्स आई होप आपको याद आ जाएगा। बट एनीवेज वी गो अहेड, अगर आपका रिवीजन प्रॉपर है तो याद आना ही है, उसमें डाउट नहीं है। अभी समझो कि वर्कर को बोला कि आप 16,800 यूनिट बनाओ 28 दिन में, सो दैट बिकम्स a स्टैंडर्ड प्रोडक्शन, बट फॉर 28 डेज वर्कर ने 25 दिन में 21,000 यूनिट बनाया। वर्कर ने 25 दिन में 21,000 21,000 यूनिट्स बनाया, तो कितना ज्यादा बनाया? अरे बहुत सिंपल है भाई, 16,800 उसको 25 दिन में बनाना चाहिए था, 25 दिन में। उसने एक्चुअली में है ना बच्चों, एक्चुअली में वर्कर ने 25 दिन ही काम किया है, तो मैं उसका 28 दिन का जो डेटा है वो 25 दिन से कंपेयर नहीं कर सकता। तो मैं क्या ढूंढूंगा? बहुत ही सिंपल पॉइंट में ढूंढूंगा कि 28 दिन में 16,800 बनाना चाहिए था, तो 25 दिन में कितना बनाना चाहिए था? 25 दिन में वर्कर को क्रॉस मल्टीप्लाई करके 15,000 यूनिट्स बनाना चाहिए था, उसने 21,000 यूनिट्स बनाया, तो 6,000 ज्यादा बनाया, बात खत्म हो गया। तो हमने सीखा क्या इस पर से कि भाई एफिशिएंसी का दो एस्पेक्ट होता है, एक टाइम सेव्ड, दूसरा एक्सेस प्रोडक्शन। टाइम सेव्ड इट्स अ मियर कैलकुलेटेड फिगर, एक गिना हुआ फिगर है बस। तो कैसे गिनते हैं? यू रिक्वायर टू वेरिएबल्स, one is time allowed, second is time taken, and both must be for actual production. जबकि excess production is nothing else but another criteria for efficiency. तो excess production हम कैसे गिनते हैं? Again, it's a calculated figure. We require two variables. One is standard production, second is actual production, but both must be in actual time taken. Then one final point which I can put in front of you for both of this to check whether the worker is efficient or not, we must make the data comparable. We must make the data comparable. अगर डेटा कंपेरेबल होगा तो ही एफिशिएंसी ढूंढ पाएंगे। एक्चुअल प्रोडक्शन को कितना टाइम लगना चाहिए था एज अगेंस्ट एक्चुअल प्रोडक्शन को कितना टाइम लगा, तो ही टाइम सेव्ड मिलेगा। एक्चुअल टाइम में कितना यूनिट्स बनना चाहिए था एज अगेंस्ट एक्चुअल टाइम में कितना यूनिट्स बना, ये जब कंपेयर होगा तो ही हमें एक्सेस प्रोडक्शन मिलेगा। हमको डेटा कंपेरेबल करना ही पड़ेगा, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। अगर ये पॉइंट आपको याद रह जाएगा तो ये पूरे चैप्टर में किधर भी कोई भी प्रॉब्लम आना पॉसिबल नहीं है। आपको आराम से आपका ये चैप्टर साइड पर निकल जाएगा। एक मिनट, ये जो भी डिस्कशन किया वो अभी मैं आपके सामने ला देता हूं। एनालिसिस ऑफ अबव एग्जांपल्स में दोनों पॉइंट है, आप अपने हिसाब से पढ़ लीजिएगा। मैंने वो कैपिटल में लिख दिया है, टू कैलकुलेट एफिशिएंसी डेटा मस्ट बी कंपेरेबल, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। विद दैट आई मूव ऑन टू येट अनदर कॉन्सेप्ट नोन एज एफिशिएंसी रेशियो। आप जरा अगर ये एग्जांपल देखेंगे, नो डाउट एग्जांपल तो बहुत सिंपल है। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन 800 बनाना चाहिए था, एक्चुअल प्रोडक्शन 1000 बनाना चाहिए था, तो उसने ज्यादा बनाया। अभी स्टैंडर्ड एफिशिएंसी रेशियो इज 100%। एक मिनट, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है ये एग्जांपल में कि वर्कर को 800 बनाना चाहिए था, उसने 800 बनाया, वो 100% एफिशिएंट है। लेकिन उसने 1000 बनाया तो उसका एफिशिएंसी रेशियो विल बी मोर देन 100। वो कभी आएगा? जब मैं 1000 अपॉन 800, 1000 अपॉन 800 इंटू 100 करूंगा तभी आएगा ना। तो हमने क्या किया? एक्चुअल प्रोडक्शन अपॉन स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इंटू 100।
जबकि अगर मैं स्टैंडर्ड टाइम के बारे में बात करूं और अदर एफिशिएंसी रेशियो बेस्ड ऑन टाइम के बारे में मैं बात करूं तो स्टैंडर्ड टाइम is 10 minutes, actual time is 8 minutes. स्टैंडर्ड टाइम हमारे वर्ड्स में, लेबर चैप्टर के वर्ड्स में इस टाइम अलाउड, एक्चुअल टाइम हमारे वर्ड्स में, लेबर चैप्टर के वर्ड्स में 8 मिनट्स। 10 मिनट का काम था उसने 8 मिनट में कर दिया। ये लेबर भी एफिशिएंट है, ये लेबर भी एफिशिएंट है ही है, इसका भी एफिशिएंसी रेशियो मोर देन 100 आना चाहिए। वापिस याद दिला देता हूं, स्टैंडर्ड रेशियो 10 मिनट का काम था उसने 10 मिनट में किया तो लेबर एफिशिएंट है 100%, लेकिन इसने तो 8 मिनट में कर लिया। आई रिपीट, इसने 8 मिनट में कर लिया। नेचुरली ही इज मोर एफिशिएंट, सो इसका एफिशिएंसी रेशियो भी 100% होगा। पर इधर 100 तभी आएगा जब हम 10/8 इंटू 100 लिखेगा। तो अभी हमको फॉर्मूला में स्टैंडर्ड टाइम अपॉन एक्चुअल टाइम इंटू 100 लिखना पड़ेगा, 1 मिनट। अभी इधर किसी को लगेगा अरे ये तो फॉर्मूला उल्टा सुल्टा है, पहले में एक्चुअल अपॉन स्टैंडर्ड है, दूसरे में स्टैंडर्ड अपॉन एक्चुअल है, ऐसा कैसा? ऐसा कैसा नहीं, लॉजिक है, लॉजिक, देयर इज अ लॉजिक। प्रोडक्शन में तुम ज्यादा बनाओगे तो एफिशिएंट हो, टाइम में तुम कम टाइम लोगे तो एफिशिएंट हो। एफिशिएंसी का क्राइटेरिया उल्टा है बच्चों, तो ऑब्वियसली फॉर्मूला उल्टा हो ही जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। तो ये पूरा एक्सप्लेनेशन एफिशिएंसी के रिलेटेड था। ये पार्ट पूरे चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह पे इसे यूज किया जाता है। तो आई होप ये पार्ट आपने ध्यान से सुना होगा। मेरा एक रिक्वेस्ट है, अगर इसको ड्रैग बैक करके वापस एक बार सुन लेंगे यही टाइम पर, तो आपका रिवीजन बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। चॉइस आपका है ऑफ कोर्स। नाउ total wages, that is basic wages plus bonus, that is generally what we discuss. Effective rate per hour is total wages upon time taken. Now we move on to the payment systems. Now payment systems, two types of payment systems, time rate system and piece rate system. हम time rate system का अगर हम बात करें तो basic wages is time taken into rate per hour, whereas बोनस सिस्टम्स का अगर मैं बात करूं तो टाइम रेट सिस्टम में दो मेजर बोनस सिस्टम है, हेल्सी और रोवान। हेल्सी का फॉर्मूला हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, फिर भी एक बार याद दिला देता हूं, 50% ऑफ टाइम सेव्ड इनटू रेट पर आवर। और रोवान सिस्टम का फॉर्मूला इज टाइम सेव्ड अपॉन टाइम अलाउड इनटू बेसिक वेजेस। खाली एक बात याद रखिएगा, टाइम रेट सिस्टम में हम टाइम के हिसाब से पेमेंट देते हैं, वेयर पीस रेट सिस्टम में हम पीस के हिसाब से पेमेंट देते हैं। अगेन पीस रेट सिस्टम में टोटल वेजेस गिनना हो तो हम गिनेंगे एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू रेट पर यूनिट, एंड रेट पर यूनिट अगर ना दिया हो तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है आपके सामने, रेट पर आवर अपॉन स्टैंडर्ड आउटपुट पर आर। ऑफ कोर्स आपने पढ़ने के टाइम, लेक्चर्स के टाइम इसका लॉजिक सुना होगा, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट फैक्ट। नाउ लास्ट वाला पार्ट, concept of minimum wages. So minimum wages is basically also known as guaranteed wages. Usually these wages are time basis wages. I repeat, these wages are time basis wages. इसके लिए इसको गिनते ही वैसे हैं, number of hours into rate per hour करके। And just wait, second point, जो वर्कर को मिनिमम वेजेस ऑफर किया जाता है, जनरली जनरली इंडिविजुअल क्वेश्चन कैन ऑफर यू एनीथिंग, रियल लाइफ सिनेरियो कैन ऑफर यू अगेन अ डिफरेंट थिंग। जो वर्कर को मिनिमम वेजेस ऑफर किए जाते हैं उसको जनरली कोई एक दूसरा इंसेंटिव प्लान भी ऑफर किया जाता है। तो वो वर्कर का वेजेस हम कैसे गिनेंगे? वो वर्कर का वेजेस हम गिनेंगे पहले मिनिमम वेजेस, फिर उसका इंसेंटिव माने प्लान वेजेस गिनेंगे, और जो हाई रहेगा वो पे हो जाएगा वो वर्कर को। ये लेबर का थियरी था, बेसिक थियरी था, एज सच डिटेल था, पूरा था, सब कुछ आ गया। क्वेश्चन वाइज कुछ कुछ चेंजेस आ सकते हैं, दैट्स अ डिफरेंट पॉइंट ऑल टुगेदर। थोड़े थोड़े पॉइंट क्वेश्चन में भी करने पड़ेंगे, बट अदरवाइज इतना बेसिक थियरी है वो हमने अभी कर लिया है। एंड नाउ वी हैव टू मूव टू द क्वेश्चंस। अभी मैं आपको क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ,
और उसके लिए आपके सामने टेक्स्ट बुक लाना पड़ेगा। 1 मिनट दीजिए, टेक्स्ट बुक आ गया आपके सामने। सो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं था क्वेश्चन में, ठीक है। अपने को टाइम अलाउड दिया हुआ था, ये 40 यूनिट्स पर आवर करके सब कुछ दिया हुआ है, एवरीथिंग इज गिवन, वी कैलकुलेट टाइम अलाउड, टाइम टेकन, टाइम सेव्ड एक्सेट्रा सब गिन लेते हैं। खाली एक ही पॉइंट है जो आपको समझना है, हम इधर ये वर्क अलॉटेड पॉइंट को इग्नोर कर देते हैं, नहीं तो कंफ्यूज मत हो जाना। ऑफ कोर्स आप देख सकते हैं हेल्सी रो 1 है तो वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कुछ डिफिकल्ट नहीं था, पर वो वर्क अलॉटेड इग्नोर करना काफी इंपॉर्टेंट था। सेकेंड क्वेश्चन मैं आपको अगर एक्सप्लेन करूं तो सेकेंड क्वेश्चन में अगर आप लोगों को याद हो तो हमको ये समझना था कि फैक्ट्री कॉस्ट इज इक्वल टू मटेरियल प्लस लेबर प्लस ओवरहेड्स, वो पॉइंट याद रखना था। दूसरा, भूल मत जाइएगा या गलती मत कर दीजिएगा, ये 5 पर मैन आवर एक्चुअली वर्क वो वेज रेट पर आवर नहीं था, वो ओवरहेड्स था, नहीं तो उसमें बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, कोई कोई उसको वेज रेट ही समझ लेता है, गलती हो जाता है। आई होप आपसे नहीं होगा। एंड फाइनली हमको इसमें साइमल्टेनियस इक्वेशंस बनाना था, जिसकी वजह से हम पूरा प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते थे। तो अगेन प्रॉब्लम काफ़ी सिंपल था, पर ये जो 2-3 पॉइंट्स हैं वो आपको याद रखना ज़रूरी है। अगर मैं आपको थर्ड प्रॉब्लम की ओर ले चलूँ तो थर्ड प्रॉब्लम में हमें ऐसा बोला गया था कि 50 करेक्ट रेट है, 55 इनकरेक्ट रेट है, बट अकाउंटेंट ने गलती से करेक्ट इनकरेक्ट रेट पे पेमेंट कर दिया, तो क्या होगा एटसेट्रा एटसेट्रा। अभी हमको इसमें सबसे पहले याद हो तो टाइम अलाउड गिनना बहुत ज़रूरी था। एक बार टाइम अलाउड गिना उसके बाद ही हम इस पर प्रोसीड कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, इधर हेल्सी सिस्टम फॉलो हो रहा है, वो भी जानना जरूरी है, बिकॉज पहले पार्ट में वही बोल रहा है कि इनकरेक्ट रेट से कितना लॉस हुआ पर नेचुरली अंडर प्रेजेंट सिस्टम विच इज हेल्सी। दूसरे रिक्वायर्ड पार्ट में सेम चीज करना है, पर रोवन से तो हमें रोवन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। थर्ड रिक्वायर्ड पार्ट में अगर रोवन लगाया तो कितना सेविंग्स होगा वो डिस्कस करने के, ये डिस्कस करना था कि रोवन सिस्टम सूटेबल है कि नहीं। तो हम 50, 55, 50, 55, 50, 55 के हिसाब से करेक्ट इनकरेक्ट करेक्ट इनकरेक्ट करेक्ट इनकरेक्ट वेजेस गिनते जाते हैं और अपना काम हो जाता है। लेकिन ये जो पॉइंट्स है वो याद रखेंगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मैं ना नहीं बोलता हूँ कि क्वेश्चन काफी लंबा था, आई डोंट डिनाई दैट, ओनली पॉइंट इज क्वेश्चन में कुछ ग्रेट सब्सटेंस नहीं था, ऐसा मेरा मानना है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आगे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 के पहले पार्ट में हमको बोल दिया था कि बोनस कभी इक्वल होगा, वो बताओ। तो हमको एक छोटा सा प्रूफ क्रिएट करना था और हमको तभी पता चला था कि जब टाइम टेकन 50% ऑफ टाइम अलाउड होगा तो दोनों में मतलब हेल्सी रो 1 में बोनस इक्वल हो जाएगा। लेकिन 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 क्वेश्चन 4B का बात करें तो हमें टाइम अलाउड दिया था 8 आवर्स का, अर्ली रेट माने रेट पर आवर 8 रुपीज दिया था, और हमको एक टर्म दिया था सेव्ड प्रोग्रेसिवली। इसका मतलब था कि वर्कर जब भी, आई रिपीट, वर्कर जब भी ये काम सेम वापस करेगा तो एक और आर बचा लेगा, 1 more आर ही विल सेव, ऐसा क्वेश्चन में बोला था। तो ये इंडिकेट करता था कि हमें 7 कॉलम बनाना पड़ेगा और हर कॉलम में हमको गिनते जाना पड़ेगा बेसिक वेजेस, हेल्सी बोनस, रो 1 बोनस, टोटल वेजेस एंड इफेक्टिव रेट पर आवर। तो ये टर्म की वजह से हमको वो करना पड़ा था। मेरे हिसाब से ऐसे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज ये इम्प्लाइड बेसिस पे चलते हैं, ये समझेगा तो ही आपका काम हो चुका है, ऐसा मुझे लगता है। दिस इज माय हम्बल ओपिनियन। नाउ अगर हम क्वेश्चन 5 पे जाएं तो आई होप आपको याद आएगा, ये क्वेश्चन आपको याद आएगा कि ये जब क्वेश्चन देखा था तो पहले हम ढूंढते थे एक भी अमाउंट नहीं दिया, करेंगे क्या। फिर सॉल्व हुआ तो पता चला कि या तो खुद का एग्जाम्पल क्रिएट करना पड़ेगा या तो क्वेश्चन 4 को भी बेस ले सकते हैं, डिपेंड्स, आप दोनों तरीके से पढ़े हो सकते हैं। आप लोगों में से किसी ने क्वेश्चन 4 को बेस लिया हो सकता है,
किसी ने नया एग्जाम्पल के बेसिस पे भी सीखा हो सकता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस क्वेश्चन, बट देन इट वाज अ थियोरेटिकल क्वेश्चन। क्वेश्चन थियोरेटिकल था, स्पेसिफिक डेटा क्रिएट करके पढ़ना हमको पड़ा था। पर एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में याद रखिएगा, हम लोगों को ये क्वेश्चन में ये नहीं ढूंढना है कि कौन सा सिस्टम बेटर है, हमको ये ढूंढना है कि कौन सा सिस्टम ये तीन कंडीशन फुलफिल करता है। अगर बेटर ऐसा सोचेंगे तो क्वेश्चन जो बोलता है उससे पूरा रिवर्स डायरेक्शन में चले जाएंगे, उल्टे डायरेक्शन में चले जाएंगे। लेट अस नॉट मेक दैट मिस्टेक। ये पॉइंट खाली आप याद रखिएगा। दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू। अभी सिक्स्थ क्वेश्चन का बात करते हैं। बहुत सारा डिटेल दिया था सिक्स क्वेश्चन में, आई एम श्योर देख के याद आ रहेगा। 60 डायरेक्ट वर्कर्स, 400 as wages per week of 40 hours. Overtime is worked up to a maximum of 15 hours per week per worker at time rate plus 1/2 as premium. 1/2 मतलब टेंशन नहीं लेने का, 1/2 अदर हाफ, ऐसा 1/2 मतलब हाफ, टेंशन नहीं लेने का। The current output on an average is 6 units per man hour, and if bonus scheme is introduced, output will increase to 8 units per man hour. The workers will if necessary continue to work overtime. ठीक है, फिर वो बोलता है कि हेल्सी रोवान कुछ ना कुछ तो अपने को इंट्रोड्यूस करने का। फेयर इनफ। बजटेड वीकली आउटपुट 19,200 यूनिट्स है, सेलिंग प्राइस 11 पर यूनिट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 8, वेरिएबल ओवरहेड्स 0.5 पर डायरेक्ट लेबर आवर एंड फिक्स्ड ओवरहेड्स 9,000 पर वीक। ऐसा दिया था। अभी इसमें हमको याद क्या रखना था, बहुत ही सिंपल पॉइंट याद रखना था। स्कीम के पहले आउटपुट 6 यूनिट पर आर है, स्कीम के बाद आउटपुट 8 यूनिट पर आर हो जाएगा, बराबर। प्रेजेंट वाला भी कैलकुलेट करके रख देने का, प्रेजेंट वाला पूरा कॉस्ट स्ट्रक्चर सेल्स सब कैलकुलेट करके रखने का। लेकिन जब स्कीम अप्लाई करते हैं तो आउटपुट 8 यूनिट्स पर आर हो जाता है, उसके पहले 6 यूनिट्स पर आर हो जाता है। ये जो पॉइंट है ना, उसकी वजह से क्या पॉइंट याद आता है, अगर थोड़ा सा दिमाग पे जोर दें तो क्या याद आता है कि भाई पहले थोड़े आर्स चाहिए थे, वो अभी नहीं चाहिए रहेंगे। आई रिपीट, पहले जो थोड़े आर्स चाहिए थे वो अभी नहीं चाहिए रहेंगे, तो उतना आर्स विल बिकम टाइम सेव्ड, उतना आर्स विल बिकम टाइम सेव्ड। अमाउंट याद दिला देता हूं, पहले जब 6 यूनिट्स पर आर था तो 3,200 आवर्स चाहिए थे, अभी 8 यूनिट्स पर आर हो जाता तो 2,400 आवर्स में वर्कर्स अपना काम कर देते हैं। 2,400 आवर्स में अगर वर्कर्स अपना काम कर देते हैं तो 800 आवर्स जो पहले चाहिए थे वो भी नहीं चाहिए रहेंगे। दैट ऑटोमेटिकली बिकम्स टाइम सेव्ड, और 2400 घंटे में काम हो जाएगा, दैट बिकम्स टाइम टेकन। तो इस पर से अपने को 3,200 टाइम अलाउड मिल जाता है। एक मिनट वो गिनना पड़ेगा, उसका रीजन है, अपने को रोवान का भी वेजेस गिनना है ना, तो रोवान के बोनस के लिए टाइम अलाउड गिनना जरूरी है, तो इस पर से टाइम अलाउड मिल जाएगा। बस इतना ही पॉइंट था, बाकी तो कुछ था नहीं खास। ये प्रॉब्लम में प्रॉफिट मिलते जाता है तीनों सिचुएशन में, प्रेजेंट, एलसी, रोवान। That's a different point altogether, but then this is what we are supposed to do in this problem. With that, I finish my discussion of question number 6. Now we move on to question number 7. Question number 7 की ओर आगे बढ़ते हुए पहली लाइन में दिया, मिस्टर ए इज वर्किंग बाय एम्प्लॉइंग 10 स्किल्ड वर्कर्स। जिनको प्रॉब्लम याद आ रहेगा, बराबर याद रहेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन था, अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो वाट लग जाएगा ये लाइन की वजह से। बट अदरवाइज तो बहुत सिंपल है, इज कंसिडरिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ सम इंसेंटिव स्कीम, हेल्सी, रोवान एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, वेज पेमेंट फॉर इंक्रीजिंग एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी टू कोप विद द इंक्रीज्ड डिमांड फॉर द प्रोडक्ट बाय 25%. If the proposed incentive scheme could bring about an average 20% increase over the present earnings, it will act as sufficient incentive for them. That's okay. फिर उसके बाद बॉक्स में क्या क्या डिटेल दिया, आर्ली रेट ऑफ वेजेस, तो वो तो आपका रेट पर आर हो गया, एवरेज टाइम फॉर प्रोड्यूसिंग वन पीस एटसेट्रा, वो जो भी डिटेल दिया, दैट बिकम्स योर टाइम अलाउड। नंबर ऑफ वर्किंग डेज इन अ मंथ, नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स पर डे फॉर ईच वर्कर,
एंड फिर दिया एक्चुअल प्रोडक्शन ड्यूरिंग द मंथ। अभी मांगा क्या है, अगर क्या मांगा है वो याद रह जाएगा ना, तो ये प्रॉब्लम में कुछ डिफिकल्टी है ही नहीं। whatever they require, if you are clear with that, then there is no trouble with that question. You are asked to calculate effective rate of earnings per hour. Effective rate of earnings per hour. Effective rate of earnings का मतलब क्या है? Total wages upon time taken. Total wages के लिए क्या चाहिए? Basic wages and bonus. सब कुछ मांग लिया ये क्वेश्चन में. But then again, effective rate under हेल्सी रोवन चाहिए. तो हेल्सी रोवन का बात आया तो मैं वही स्टेटमेंट बोलूंगा जो मैं पहले से बोलते आ रहा हूं, टाइम सेव्ड चाहिए. टाइम सेव्ड इज अ mere calculated figure. You require two variables, time allowed and time taken. Both must be for actual production. In short, data must be made comparable. तो अभी अपने को टाइम अलाउड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन ढूंढना पड़ेगा, तो मैं पहले ही इधर लिख दूं टाइम अलाउड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन. तो बहुत ही सिंपल है, एक यूनिट को 2 घंटा लगता है. 1 यूनिट रिक्वायर्स 2 hours. सो योर एक्चुअल प्रोडक्शन इज 1250 यूनिट्स. सो 2500 hours आ जाएगा, बराबर. अभी टाइम टेकन फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन गिनते हैं. टाइम टेकन फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन का अगर हम बात करेंगे तो भाई 8 घंटा काम किया एक वर्कर ने, बट 8 hours इज पर डे, सो मल्टीप्लाइड बाय 25 days per month, दैट इज व्हाट दे हैव गिवन, एंड मल्टीप्लाई दैट बाय 10 स्किल्ड वर्कर्स. क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही था, नहीं पढ़ा रहेगा तो वाट लग जाएगा, मैंने पहले भी बोला था. देन दिस आंसर इज 2000 hours. So 2500 hours is compared with 2000 hours. So time saved, what you get is 500 hours. हो गया, एक बार टाइम सेव्ड मिल गया, फिर जो चाहिए वो मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इश्यूज नहीं है. एक बार ये मिल गया ना, काम खत्म हो गया अपना, बस दैट्स इट, यही अपने को चाहिए. उसके बाद हेल्सी रोवान जो चाहिए वो गिनो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आगे बढ़ो. आगे क्या बोलता है, कैलकुलेट सेविंग्स टू मिस्टर ए इन टर्म्स ऑफ, एक मिनट, ये टाइम सेव्ड है ना, इसको मैं ऊपर लिख देता हूं ताकि थोड़ा जगह बचे. 2000 hours टाइम सेव्ड 500 hours. ठीक है, चलो. अभी सेकंड पार्ट में क्या बोला, कैलकुलेट द सेविंग्स टू मिस्टर ए इन टर्म्स ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर पीस. डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर पीस बोला, पीस मतलब यूनिट. तो अपने को सेविंग्स ढूंढने का, तो कैसे ढूंढेंगे, बहुत सिंपल है. हेल्सी और रोवन का वेजेस में, वो तो इनफैक्ट अपने को फर्स्ट पार्ट में मिल गया, तो हेल्सी और रोवन का वेजेस लेंगे, डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स करेंगे, तो अपने को रेट पर आर नहीं, एग्जैक्टली मेरा पॉइंट, रेट पर यूनिट अंडर स्कीम्स मिल जाएगा. ये प्रॉब्लम में रेट पर यूनिट और रेट पर आर में कंफ्यूज नहीं होने का. ये प्रॉब्लम में रेट पर आर रेट पर यूनिट में कंफ्यूज नहीं होने का. हम लोग इधर हेल्सी और रोवन का वेजेस लेंगे, उसको नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करेंगे. आई रिपीट, उसको नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करेंगे तो हमको रेट पर यूनिट अंडर स्कीम्स मिलेगा. फिर हमको रेट पर यूनिट अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस गिनने का, दोनों को कंपेयर करेंगे तो सेविंग्स मिल जाएगा. रेट पर आर और रेट पर यूनिट में कंफ्यूज मत होना. एलसी और रोवन का वेजेस लो, डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स करो तो रेट पर यूनिट अंडर स्कीम्स मिलेगा. रेट पर यूनिट विदाउट स्कीम, मैंने नॉर्मल रेट पर यूनिट ढूंढो, दोनों को कंपेयर करो तो तुमको सेविंग्स पर यूनिट मिल जाएगा. बस याद रखना, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बिटवीन रेट पर आर एंड रेट पर यूनिट. विद दिस आई फिनिश माय क्वेश्चन नंबर 7 एंड नाउ वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8. बहुत ही लंबा क्वेश्चन था, बहुत लंबा क्वेश्चन. वो नेचुरल है ना, 3 वर्कर रादर शैल आई से, ए बी सी,
4 स्कीम्स, अलग अलग काम तुमको करना है, तो ये सब आपको गिनना पड़ेगा, तो क्वेश्चन लंबा हो जाएगा। पर ये क्वेश्चन का ये पॉइंट नहीं था। लॉन्ग प्रॉब्लम, नो डाउट इट्स अ पॉइंट, बट ये क्वेश्चन में आपको एक और बात समझना चाहिए, रादर इनफैक्ट मल्टीपल पॉइंट समझना चाहिए, शुड आई यूज द वर्ड्स। उन्होंने हर चीज अलग अलग टर्म्स में देके रखा है, आपको वो टर्म्स को अपने वर्ड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या हम लोग जो वर्ड यूज कर सकते हैं उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। आई एम जस्ट इग्नोरिंग फर्स्ट पैरा, अवॉइड कर देते हैं उसको। केस ऑफ 3 टिपिकल वर्कर्स ए बी एंड सी हु प्रोड्यूस रिस्पेक्टिवली 180, 120 एंड 100 यूनिट्स, दे प्रोड्यूस दिस मच, ये हो जाएगा तुम्हारा एक्चुअल प्रोडक्शन। One 120, 100 units of the company's product in a normal day of 8 hours. They produce this in a day of 8 hours. This is what they take to produce these many units. This is time taken for actual production. आगे देखते हैं। Assuming that day wages would be guaranteed at 75 per hour, ये आ जाएगा आपका रेट पर आवर। Rate per hour, and the piece rate would be based on standard hourly output of 10 units. Standard hourly output, standard output per hour। वही बोला ना मैंने, उन्होंने अलग अलग वर्ड्स दिया है, हमको अपने वर्ड्स में कन्वर्ट करने का है। कैलकुलेट द अर्निंग्स ऑफ ईच वर्कर्स एंड कॉस्ट पर 100 पीस एटसेट्रा एटसेट्रा, डे वेजेस, पीस वेजेस, हेल्थ स्कीम, रोवन स्कीम। मैंने बोला ना ये सब चीज़ आपको ध्यान रखना है। 4 स्कीम में वेजेस गिनना है 3 वर्कर का, प्रॉब्लम लंबा हो जाएगा। पीस रेट का पॉइंट याद दिला देता हूं। पीस रेट में हम लोगों ने फॉर्मूला किया था रेट पर आर अपॉन स्टैंडर्ड आउटपुट पर आर। जिनको याद नहीं है ना, वीडियो में पीछे जाओ, ड्रैग करो वीडियो को पीछे, और स्टार्टिंग में ही मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। रेट पर आर अपॉन स्टैंडर्ड आउटपुट पर आर, ये फॉर्मूला यूज करने का रेट पर यूनिट के लिए। तो रेट पर आर अपॉन स्टैंडर्ड आउटपुट पर आर करेंगे। रेट पर आर तुम्हारा 75 है, स्टैंडर्ड आउटपुट पर आर तुम्हारा 10 है, तो रेट पर यूनिट इज योर 7.50 पर यूनिट। और फिर उसके बाद पीस रेट, हेल्सी, रोवान सब गिनना। डे वेजेस, डे वेजेस में तुम क्या करते हैं, टाइम टेकन इनटू रेट पर आर करते थे, तो वही आपका बेसिक वेजेस भी बन जाता था। दिस इटसेल्फ यूज्ड टू बिकम योर बेसिक वेजेस। तो बस यही सब पॉइंट्स थे ये वाले प्रॉब्लम में। विद दैट आई फिनिश माय कैलकुलेशन डिस्कशन शुड आई से ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। अभी हम आगे जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। अगेन क्वेश्चन सिंपल था, कोई ग्रेट डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, लेकिन जो चीज याद करना है मैं बोल देता हूं। पहला, ये एग्जिस्टिंग इंसेंटिव सिस्टम है। अल्फा लिमिटेड हो, बीटा लिमिटेड हो, गामा लिमिटेड हो, हमें क्या फर्क पड़ता है भाई, हमको आगे कैलकुलेशन करना है, खत्म। ये एग्जिस्टिंग सिस्टम है। और फिर उन्होंने बोला है सिस्टम ऑफ पेमेंट बाय रिजल्ट्स, तो यहां से ये न्यू सिस्टम आता है। तो ये पहला पॉइंट आपको समझना पड़ेगा। यहां पर ऑफ कोर्स उसने दे दिया है टाइम अलाउड फॉर 15 आर्टिकल्स 5 आवर्स, तो वो याद रख लीजिएगा। ये ऐड करने को बोला, ये ऐड करने को बोला। हम जो भी हमको पीस रेट मिलता है या टाइम अलाउड मिलता है, उसमें हम गिवन परसेंटेज ऐड कर देते हैं। कोई लॉजिक नहीं है, क्वेश्चन में बोला है वो कर रहे हैं, खाली वो याद रखना बस। नहीं तो कंफ्यूज होके लॉजिक ढूंढते बैठेंगे, ये कहां से आया, वो कहां से आया। क्वेश्चन में दिया है ना भाई, तो करो ना। यू जस्ट सिंपली डू इट एंड गेट योर मार्क्स, सिंपल। बट दैट इज व्हाट दे हैव टोल्ड, वी विल डू इट। अभी इसके बाद इधर समझने का बात क्या है पता है, ये assume that 135 articles are produced in a 40-hour week, तो ये 135 articles are produced, ये है actual production। और 40-hour week, naturally they have produced this in a 40-hour week, this will be time taken for actual production।
वो आर जैसा लगता है, कोई डर जाएगा। बट पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट इधर डिटेल्स रिक्वायर्ड पार्ट के भी बाद में दिया है, तो वो थोड़ा संभालना पड़ेगा, अदरवाइज यू कुड बी इन अ ट्रबल। बाकी तो कुछ भी नहीं था पूरे प्रॉब्लम में, आराम से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है विदाउट एनी हैसल। एग्जिस्टिंग इंसेंटिव सिस्टम बोला है, टाइम टेकन फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन बोला है, यहाँ से टाइम अलाउड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन मिल जाएगा, उसमें ऐड कर देंगे, क्वेश्चन में बोला इसके लिए पीस रेट मिल जाएगा, सब हो सकता है। बट ये जो 2-3 पॉइंट बोला वो याद रख लेना, अच्छा पड़ जाएगा। With that I finished question 9 and now I move on to question 10. Okay guys, so now we come to question number 10. The question says that standard hours for job X is 100 hours. Standard hours, nothing else but time allowed for job X is 100 hours. Job has been completed by so and so. These all are time taken. Then you are given the bonus system. Savings up to 10%, from 11 to 20%, and so on and so forth. Bonus is 10% of time saved, 15% of time saved, so on and so forth. Now, the points which I would like you to remember here is this, or rather are this. First, in this we are supposed to calculate bonus slab wise, in other words category wise. And second, the bonus that you calculate will be in terms of hours. The bonus that you calculate will be in terms of hours. For your benefit, I would like to do the calculation of Amar so that you can remember this particular calculation, and same calculations are repeated throughout the problem. But for that, I need to bring the board in front of you. Give me 1 minute, please. The board is right in front of you. Now, what they have given? They have given this way: time allowed 100 hours, time taken, naturally as I said we are talking about Amar, 40 hours, or sorry, shall I say 60 hours. Time saved 40 hours. Now, after doing all this, we are told that we are supposed to calculate percentage of time saved to time allowed, which means time saved upon time allowed into 100. So time saved is 40 upon time allowed is 100 into 100 is equal to 40%. What does 40% mean? 40% means that you have saved 40% of time allowed. That's the simple meaning. Now we need to calculate bonus. For that I will divide 40%, 40 hours, both in different categories. So 40%, 40 hours. Let me divide it in different categories. Now, first category says savings up to 10%. First category says savings up to 10%, which means I'll write here up to 10%. So 100 hours into 10% is equal to 10 hours. What does 10 hours mean? It means that in this category you have saved 10 hours. In this category you have saved 10 hours. Now, bonus. Look at the bonus in this category. It says 10% of time saved. So you have saved 10 hours. Bonus will be 10 hours into 10%, 1 hour. Next it says from 11% to 20%.
Now out of 40 you have put in 10 here. Out of 40 you have put in 10 here, so that means you were left with 30% over there. Now another 10% you will put in here. It's as simple as that. So now again 100 hours into 10% is equal to 10 hours, which basically means that in this category also you have saved 10 hours. But look at the bonus. Bonus is 15% of time saved. So bonus is 15% of time saved. 10 hours into 15% is equal to 1.50 hours. And last, look at the category, it is 21% to 40%. So now I have 20% to utilize. Naturally 10 went here, 10 went here. So I'm left with 20%, which I can utilize. I'll utilize it fully. 100 into 20 is equal to 20 hours. I have saved 20 hours in this category. I have saved 20 hours in this category. Bonus. Check the question. It is 20% of time saved. So 20 hours into 20% is equal to 4 hours, and total bonus hours is equal to 1 plus 1.5 plus 4 is equal to 6.5 hours. Same way you can do it for Akbar and Anthony. That is what I thought I will remind you. I'll of course bring you back to the textbook, and with that I finish discussion of question number 10. तो अभी हम 10वां क्वेश्चन खत्म कर चुके हैं. हम जाएंगे 11th क्वेश्चन की ओर. 11th क्वेश्चन आपके सामने, और क्वेश्चन देखते ही आपको समझ गया रहेगा. इजी क्वेश्चन था बट इंपॉर्टेंट है मेरे ओपिनियन में. क्वेश्चन में क्लियर वर्ड्स में दिया है फॉर एनी प्रोडक्शन इन एक्सेस, पहला पैरा छोड़ दीजिए. फॉर एनी प्रोडक्शन इन एक्सेस ऑफ स्टैंडर्ड रेट एट 16,800 टन्स पर मंथ ऑफ 28 डेज, जनरल इंसेंटिव इज पेड. बोनस मिल रहा है अलग अलग लोगों को अलग अलग परसेंटेज में. सब ठीक है, सब मैनेजेबल है, सब मान लिया. बट आपको एक्सेस प्रोडक्शन ढूंढना है, उस पर बोनस मिलेगा. आप एक्सेस प्रोडक्शन, आई रिपीट, आप एक्सेस प्रोडक्शन अगर ढूंढना चाहते हैं तो आपको स्टैंडर्ड प्रोडक्शन और एक्चुअल प्रोडक्शन दोनों ढूंढना पड़ेगा. अभी एक्चुअल प्रोडक्शन उसने दिया है 21,000 टन, लेकिन आप 16,800 को 21,000 से कंपेयर नहीं कर सकते. 16,800 25 दिन का नहीं है, 28 दिन का है. एक्चुअल वर्किंग डेज इज 25. एक्चुअल वर्किंग डेज इज 25. आई रिपीट, एक्चुअल वर्किंग डेज इज 25. तो हमको पहले स्टैंडर्ड प्रोडक्शन गिनना पड़ेगा 25 डेज के लिए. तो हम क्या करेंगे, एक सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. 16,800 टन्स 28 दिन के लिए, तो 25 दिन के लिए कितना. तो हम जब ये करेंगे तो हमको मिलता है 15,000 टन. हम उसको कंपेयर करेंगे विद 21,000, 21,000 टन्स, तो हमको मिलेगा 6,000 टन्स. फिर उस पर बोनस देंगे, डिवाइड करेंगे अलग अलग परसेंटेज में. एवरीथिंग सेड एंड डन हम सब कर सकते हैं, लेकिन पहले ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके डेटा कंपेरेबल करना जरूरी है. दूसरा पार्ट बी हम पढ़ेंगे, तो वो बोलता है मोर ओवर इफ द एक्सेस प्रोडक्शन इज मोर देन 20% अबाउट द स्टैंडर्ड, डायरेक्ट एम्प्लॉइज गेट अ स्पेशल बोनस एटसेट्रा एटसेट्रा. फॉर ऑल प्रोडक्शन इन एक्सेस ऑफ 120% ऑफ स्टैंडर्ड, 20% अबाउ स्टैंडर्ड बोलो, प्रोडक्शन इन एक्सेस ऑफ 120% ऑफ स्टैंडर्ड बोलो, दोनों सेम ही हुआ यार. 20% अबाउ स्टैंडर्ड हो या एक्सेस ऑफ 120% ऑफ स्टैंडर्ड हो, क्या फर्क पड़ा. इट्स द सेम थिंग. तो हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन ढूंढेंगे जो तुमने ऑलरेडी ढूंढ रखा है बाय द वे, 15,000. उसका 120% लेंगे तो दैट विल बी 18,000. उसको एक्चुअल प्रोडक्शन से कंपेयर करेंगे 21,000.
3000 tons excess प्रोडक्शन इन एक्सेस ऑफ 120% ऑफ स्टैंडर्ड आएगा। 3000 प्रोडक्शन इन एक्सेस ऑफ 120% ऑफ स्टैंडर्ड आएगा। वो 3000 टन पे जो बोनस मिलेगा वो स्पेशल बोनस है डायरेक्ट एम्प्लॉयज के लिए, वो बहुत सिंपल है। बट ये 20% ऑफ स्टैंडर्ड और 120% अबव स्टैंडर्ड, ये दो पॉइंट तुमको जो समझना है, या 120% ऑफ स्टैंडर्ड, शुड आई यूज एग्जैक्ट वर्ड्स, वो दो पॉइंट आपको समझना है, वो पॉइंट आपको याद रहना चाहिए कि ये सब सेम है, खाली वर्ड्स इधर उधर कर रहे हैं। नेक्स्ट, इंस्पेक्शन स्टाफ आर पेनलाइज्ड एट 2000 पर टन फॉर रिजेक्शन बाय कस्टमर 22% ऑफ प्रोडक्शन। अभी उसका मतलब क्या है कि 2% तक प्रोडक्शन का रिजेक्शन अलाउड है, प्रोडक्शन का 2% लिया उतना रिजेक्शन इज एक्सेप्टेबल, उसके ऊपर अगर रिजेक्शन जाएगा तो नॉट एक्सेप्टेबल। इसका मतलब हम क्या करेंगे, 21,000 अपना एक्चुअल प्रोडक्शन है, उसका 2% लेंगे, 420 आ जाएगा। तुम्हारा एक्चुअल रिजेक्शन इज 500 टन, 420 अलाउड है, 500 टोटल है, तो 80 एक्सेस हो जाएगा, पेनल्टी से मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपका काम हो जाएगा। और मेंटेनेंस स्टाफ को तो पेनल्टी जो है वो 2000 पर आवर ऑफ ब्रेकडाउन है, 40 आवर्स का ब्रेकडाउन है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, काम हो जाएगा। यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, पेनल्टी जो होएगा आप गिनेंगे वो माइनस होएगा, कंपनी आपको पेनल्टी पे नहीं करेगा। कंपनी ऐसा नहीं बोलेगा हमने आपको नौकरी पे रखा, हमारा गलती, लो पेनल्टी, ऐसा नहीं चलता। इसमें आपको पेनल्टी माइनस करना पड़ेगा अगर आपको पेमेंट रिलेटेड टू ग्रुप्स ढूंढना है तो। हाँ, यू रिमेंबर दिस। एंड इंटरेस्टिंगली ये जो पूरा प्रॉब्लम है, दिस इज एक्चुअली अ ग्रुप बोनस स्कीम, इसको ग्रुप बोनस स्कीम भी बोलते हैं, लेकिन हम लोग उसको कस्टमाइज्ड पेमेंट सिस्टम में भी क्लासिफाई कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी का खुद का बनाया हुआ है, कोई स्पेसिफिक सिस्टम नहीं है, तो उसमें भी आ सकता है। इसके लिए हम इसको यहाँ पर पढ़ रहे हैं, दिस इज वाई वी स्टडी इट ओवर हियर। विद दैट आई फिनिश माय क्वेश्चन नंबर 11। 11th क्वेश्चन खत्म। 12वां क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। क्या था 12वें क्वेश्चन में? कुछ था ही नहीं, टोटल वेजेस दिया है हमको, हम डे वेजेस गिन लेंगे, जो तुम्हारा बेसिक वेजेस बन जाएगा, डिफरेंस बोनस आ जाएगा। बोनस को डिवाइड करने का कोई रेशो नहीं दिया है, हमने बेसिक वेजेस के रेशो में डिवाइड कर दिया, टोटल वेजेस मिल जाएगा। इसमें याद दिलाने जैसा भी मुझे कुछ नहीं लग रहा है, पर ये बोल के मैंने याद तो दिला दिया, अभी क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे 13th क्वेश्चन पे। और क्या बोलूं, उसमें कुछ था ही नहीं, हो गया रिवाइज। आर्टिकल पासेस थ्रू 5 हैंड ऑपरेशंस एज फॉलोज 1 2 3 4 5। टाइम पर आर्टिकल दिया है, ग्रेड ऑफ वर्कर दिया है, इस काम में कुछ मतलब नहीं है, फॉर द टाइम भी। वेज रेट पर आवर, फैक्ट्री वर्क्स 40 आवर्स अ वीक, production target is 600 dozens per week. Statement showing each operation in the total of operators required labor cost is total labor cost per week to produce the total targeted output. देखो उसने जो भी डिटेल्स मांगा है ना, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे ना तो प्रॉब्लम नहीं होएगा। मैं आपको खाली ऑपरेशन ए का कैलकुलेशन दिखाता हूँ, सब में सेम ही कैलकुलेशन होएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, जरा ध्यान दीजिएगा। पर उसके लिए मुझे आपके सामने बोर्ड लाना पड़ेगा। एज आई जस्ट सेड, बोर्ड आपके सामने ला रहा हूँ, बोर्ड आ गया आपके सामने। ऑपरेशन 1 का एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ, बाकी सब सेम ही जाएगा। देखिए ऑपरेशन 1 में हमको क्या डिटेल दिया है, एक 15 मिनट लगेगा एक आर्टिकल को, और वेज रेट पर आर इज 0.65। लेकिन क्वेश्चन में हमें बोला है कि 600 डजन चलेगा, 600 डजन बनाने का। अभी हम सबको इतना तो पता है कि एक डजन में 12 आर्टिकल होता है, डजन मतलब 12, तो 600 डजन मतलब कितना आर्टिकल, 7200 आर्टिकल्स। 7200 आर्टिकल्स अपने को बनाना पड़ेगा। अभी टोटल आवर्स हम गिनते हैं, बहुत ही सिंपल है, टोटल आवर्स गिनना। इधर तो टोटल आवर्स, यूनिट्स, मिनट्स, एक यूनिट को 15 मिनट जाता है, दिया है क्वेश्चन में। तो 7200 आर्टिकल्स माने यूनिट्स को कितना मिनट जाएगा,
सो व्हेन यू डू दैट 7,200 इंटू 15 तो 1,08,000 मिनट जाएगा। 1,08,000 मिनट जाएगा, उसका मतलब ये हो जाएगा 1,800 आवर्स। मतलब एक वीक में 1,800 आवर्स अपने को चाहिए। वेट, अगर 1,800 आवर्स चाहिए तो लॉजिकली देखो अपने को रेट पर आवर देके रखा है, तो अपने को वेजेस पर वीक, नेचुरली मैं बोल सकता हूँ, बट दे यूज द वर्ड्स लेबर कॉस्ट पर वीक, तो हम बोल सकते हैं लेबर कॉस्ट पर वीक। $1,800 आवर्स इंटू रेट पर आवर कितना भाई, 0.65 पर आवर, तो 1170 1170 अपने को वेजेस मिल जाएगा। वेट 1170 वेजेस मिल गया, लेबर कॉस्ट पर वीक मिल गया। अपने को लेबर कॉस्ट पर डजन भी चाहिए, बहुत सिंपल है, लेबर कॉस्ट पर डजन, तो 1170 डिवाइड बाय 600, बिकॉज 600 डजन है, सो 1.95 पर डजन। और उसके बाद आफ्टर दैट अपने को चाहिए नंबर ऑफ ऑपरेटर्स। तो वो भी तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। देखो ना, नंबर ऑफ ऑपरेटर्स, तो एक ऑपरेटर 40 आवर्स काम करता है, क्वेश्चन में दिया है फैक्ट्री वर्क्स 40 आवर्स अ वीक, जस्ट बिलो द बॉक्स बराबर देखो। सो ऑपरेटर आवर्स, एक ऑपरेटर 40 आवर्स काम करेगा, तो अपने को 1800 आवर्स के लिए ऑपरेटर चाहिए। 45 ऑपरेटर्स हो गया। सेम तरीके से सारा का सारा सभी ऑपरेशन का कैलकुलेशन होते जाएगा, टेबल बना के छोड़ देंगे, खत्म। दिस इज व्हाट वी विल डू इन क्वेश्चन नंबर 13। विद दैट आई फिनिश क्वेश्चन नंबर 13। सो नाउ वी मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन करने के बाद वी गो टू 14th and 15th क्वेश्चन। फॉर दैट आई नीड टू ब्रिंग अ टेक्स्ट बुक इन फ्रंट ऑफ यू। एक मिनट। 14th और 15th क्वेश्चन दोनों ओवर टाइम से रिलेटेड थे। 14th में हम जो भी आवर्स गिनते थे वो हमको ओवर टाइम गिनना था। सबसे पहले तो एक बात समझ लीजिए, पहला जो कॉलम दिया ना, वर्कर ए, वर्कर बी, वर्कर सी वाला, वहाँ से हमको नॉर्मल रेट पर आवर मिल जाएगा। ओवर टाइम रेट डबल हो जाएगा, नॉर्मल रेट का डबल। और यहाँ पर डीए था 968, टोटल 176 आवर्स था। आपको 176 आवर्स अभी यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर दिखेगा। वहाँ से हमको डीए पर आर मिल जाएगा, नॉर्मल ओवर टाइम के लिए वो डबल हो जाएगा। ये क्वेश्चन में हमें खाली पर वर्कर ओवर टाइम गिनना था और वर्कर का बेसिक वेजेस और ओवर टाइम वेजेस गिनना था। एज आई जस्ट सेड, ओवर टाइम में सब डबल हो जाएगा। याद रखिएगा ओवर टाइम का वो वाला कंडीशन, अबाउ 9 आवर्स पर डे, 48 आवर्स पर वीक, वो सब वाला कंडीशन याद रखिएगा। उस हिसाब से ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है। बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम था, बट आपको याद दिलाना ड्यूटी था, तो ये आपको मैंने याद दिला दिया। जबकि 15th प्रॉब्लम का बात करें तो हम बहुत सारा बेसिक कैलकुलेशन कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये भी ओवर टाइम कैलकुलेशन के रिलेटेड था, लेकिन इसमें ओवर टाइम का ट्रीटमेंट भी था। आप रिक्वायर्ड पार्ट अगर पढ़े तो, लाइक फॉर एग्जांपल पहले रिक्वायर्ड पार्ट में बोला था कि ओवर टाइम रेगुलरली होता है, तो दैट मीन्स बेसिकली इट्स जस्ट अ रेगुलर टाइम। आप वर्कर को ओवर टाइम के नाम पे इन्फ्लेटेड रेट, हायर एवरेज रेट पे पैसा देते हैं। और लाइक अगर एक और एग्जांपल लूँ, लास्ट वाले में बोला है कि ओवर टाइम किया कस्टमर का रिक्वेस्ट की वजह से, तो जितना भी खर्चा हुआ वो सब उसको डाल देंगे, और पहले वाले पार्ट में इन्फ्लेटेड रेट के हिसाब से वर्कर को पैसा देंगे। ये पॉइंट्स थे, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स थे, बट ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे, तो मैंने आपको इसमें समझा दिया। Okay, so now we move on to question number 16, 16.
when you see the question, you must first revise the concept of minimum wages, also known as guaranteed wages. Once that is revised, you would understand that you need to calculate two types of wages: minimum wages and plan wages, and whichever is higher will be paid. Now in this question, it was very clearly given to us that minimum wage is base rate. This means what? What does this mean? That base rate will be time rate, or in other words, rate per hour, because minimum wages are usually time basis wages. It is rate per hour, that base rate. So now every worker's wage rate will be calculated. That is Mohan, John and Harish. A point to remember here is that we have assumed that downtime hours are included in total hours. That is first point. Second, we are given that Mohan's wages are including overtime. So for 6 hours, we need to give overtime wages. Second point. Third point, what we need to understand is that for John, it is implied that 4 hours will be overtime wages. No one will tell you that. That you will have to understand on your own. So for all three workers, you first calculate minimum wages. First two workers, that is Mohan and John, are given straight piece work, that is SPR system. So their piece work wages also will be calculated. And then at the end, when it comes to percentage bonus plan, do not make a mistake of comparing actual units per hour with total standard units. You are calculating efficiency. Data must be made comparable, my dear friends. Don't forget to calculate standard production per hour. That will give you efficiency ratio, which you will then apply to base rate to calculate rate per hour under percentage bonus plan. And my dear friends, that is a most important point of this question. Otherwise, a very simple question. At the end, what you are supposed to do is that prepare a table which will give you a calculated wages part. Calculated wages will be 2, minimum wages and plan wages. Whichever is higher will be paid. I repeat, whichever is higher will be paid. We will compare that with book wages given in the last column. And then at the end you realize that only John's wages calculated are correct. So these points you must remember. A little longer problem, not too long, but a little longer problem. 3 workers, obviously 2 schemes for each. So these are the points which I believe if you will remember, this problem will become easier. Repeating once again, my dear friends, don't forget to calculate standard units per hour or standard production per hour so that efficiency ratio can be calculated in the correct way. With that, we finish question 16 as well. 16th क्वेश्चन खत्म हुआ. अभी 17, 18, 19 सामने लाते हैं. खाली इतना समझ लीजिए, ये तीनों लेबर टर्नओवर वाले प्रॉब्लम है. बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, बट पेपर में कुछ भी आ सकता है, तो पढ़ना तो पड़ेगा. 17th क्वेश्चन में हमको लेबर टर्नओवर रेट गिनना है. बहुत ही कम डिटेल अवेलेबल है. एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स गिन लेंगे, वो अलग बात है. सेपरेशन मेथड से गिनने का, रिप्लेसमेंट मेथड से गिनने का. सेपरेशन का मतलब खाली याद रख लीजिएगा, सेपरेशन मतलब जो वर्कर गए वो तुमने निकाला या वो खुद निकले. फॉर अस इट इज सेपरेटेड. रिप्लेसमेंट का मतलब पुराने लोगों की जगह पे जो नए आए वो. देखिए, आप नए वर्कर ले सकते हो ना, तो वो 2 तरीके से ले सकते हो. या तो पुराने लोगों की जगह पे, या तो टोटली नए. हम रिप्लेसमेंट मेथड से गिन रहे हैं. इसका मतलब हमको ध्यान में रखना पड़ेगा कि हम वही वर्कर लेंगे जो पुराने लोगों की जगह पे आएंगे वो. फ्लक्स रेट.
फ्लक्स मतलब कॉम्बिनेशन, दोनों मेथड का कॉम्बिनेशन करके हम लेबर टर्नओवर रेट गिन लेंगे। बस ये प्रॉब्लम में इतना ही था। 18th प्रॉब्लम एक ऐसा प्रॉब्लम था जो आप अगर ढंग से पढ़े रहोगे तो आपको ऐसा लगा रहेगा, अरे इसमें क्या करने का यार। और अगर आपने नहीं पढ़ा तो आपको ये पता चलता रहेगा, अरे इसमें क्या करने का यार। सो इट डिपेंड्स। प्रॉब्लम में कुछ नहीं था, एक बेसिक इक्वेशन याद रखिएगा, एट द बिगिनिंग प्लस जॉइंड माइनस लेफ्ट इज इक्वल टू एट द एंड। ये बेसिक इक्वेशन है जिस पर पूरा प्रॉब्लम था। पूरा टेबल भर देना है। लेफ्ट इज इक्वल टू सेपरेटेड, और जो नया ज्वाइन हुआ उसको दो पार्ट में डिवाइड करने का, रिप्लेस्ड और टोटली न्यू। बस इतना सब पॉइंट्स याद रखने का। खाली टीम लीडर्स वाला एक पॉइंट याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन में बोला है कि सारे टीम लीडर्स को सब्सिडियरी कंपनी में ट्रांसफर कर दिया है, सारे। मतलब अभी इसमें 60 बोला है कि ट्रांसफर किया, तो स्टार्टिंग में भी 60 ही रहेगा और कोई नया ज्वाइन होएगा नहीं, और नेचुरली उसकी वजह से एंड में कुछ होगा नहीं, कोई टीम लीडर बचेगा नहीं। लेकिन सब्सिडियरी और होल्डिंग का बुक अलग अलग है, इसके लिए हम होल्डिंग से निकला उसे लेफ्ट बोल सकते हैं, और सब्सिडियरी से आके यहाँ ज्वाइन हुआ उसे ज्वाइन बोल सकते हैं। वो सेंटेंस दिया है पर ये बात आप याद रखिएगा। बस कुछ नहीं था क्वेश्चन में। एंड में आप लेबर टर्नओवर रेट गिनते हैं और फिर उसके बाद आप टैली करते हैं तो आपको पता चलता है कि नहीं, ट्रेनी एग्जीक्यूटिव ने जो रेट गिना है वो सही है, सब बराबर है। पर ये जो 2-3 पॉइंट्स है वो आप याद रखेंगे तो ग्रेट हो जाएगा। 19th क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में, मल्टीपल टाइम्स। थोड़ा कंट्रोवर्सी भी है। क्वेश्चन देख के आपको याद तो सब आ गया रहेगा, एज ऑलवेज एज आई पुट इट। सी बिकॉज हम रिविजन कर रहे हैं, सो आई एम श्योर कि आप सब पढ़ के बैठे हो, बट फिर भी मैं सब याद दिला देता हूँ। टोटल आवर्स है 4,45,000, यहाँ पे अपने को दिया है वो 4,45,000 में से हमने 15,000 आवर्स माइनस किया बिकॉज वो ट्रेनिंग का अनप्रोडक्टिव आवर्स हो गया। 30,000 का हाफ ऑफ द आवर्स आर अनप्रोडक्टिव, आपने माइनस कर दिया। तो आपने 15,000 जैसे ही माइनस किया, आपका 4,30,000 आवर्स बच गया। फिर आप एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते थे, 4,30,000 आवर्स का काम करके हमने 83,03,300 बनाया। तो अगर 1 लाख आवर्स मोर काम करते तो कितना बनाते? 19,31,000 आपका आंसर आता है। आप उसको 20% से मल्टीप्लाई करके आंसर लाते थे 386,200। दिस इज प्रॉफिट लॉस्ट ड्यू टू लेबर टर्नओवर, और इन वेरी टेक्निकल वर्ड्स, contribution lost due to labor turnover. And of course all these costs are incurred due to labor turnover, जिसका टोटल 1,13,800 था। तो आप बोलते थे टोटल, ये क्वेश्चन का आंसर इज 5 लाख प्रॉफिट फोरगोन। छोटा सा कंट्रोवर्सी है, कोई लोग जब क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है तब 1 लाख की जगह पे 1,15,000 भी ले लेते हैं। It's a controversial point. There are umpteen arguments on this. Nothing can be done, but then we have to take one course of action. कोई भी एक course of action अपने को select करना पड़ेगा और हम उसके हिसाब से आगे बढ़ जाएगा। But then इतना तो अपने को करना पड़ेगा। But with that, I finish question number 19th discussion. 19th क्वेश्चन खत्म किया, 20th क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था, आई अग्री, आई रिमेंबर, बट देन पढ़ ही लेते हैं ना, रिवाइज कर ही लेते हैं। हमको इसमें कॉस्ट टू कंपनी गिनना था, CTC, वर्कर का पूरा वेजेस मैंने कॉस्ट टू कंपनी गिना, उसको फिर हमने एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ लेबर आवर्स से डिवाइड किया, हमें इफेक्टिव लेबर आवर रेट मिलता है, जिसको हम
आवर्स एज पर जॉब कार्ड से मल्टीप्लाई करते हैं जो आपकी स्क्रीन पर सामने है, तो हमको हर जॉब का वो वर्कर का कॉस्ट मिल जाता है। बाकी का जो टाइम है वो अब नॉर्मल आइडल टाइम है, उसे हम कॉस्टिंग पीएनएल में डेबिट कर देते हैं। With that, I finish discussion of a chapter called employee cost. But wait, next पेज पे जो आएगा वो आपको बहुत खुश कर देगा, ऐसा मेरा मानना है। एक मिनट, आपकी स्क्रीन पर सारा का सारा चैप्टर का हर क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख के दे दिया है। जब भी चाहिए आप ये वीडियो पॉज करके ये पढ़ सकते हैं। आई जस्ट स्क्रॉल अप। क्वेश्चन 6 से लेके क्वेश्चन 10 पूरा है। क्वेश्चन 11 के भी थोड़े पॉइंट्स हैं, बट ऑफ कोर्स वो भी आपको सामने दिखा दूंगा। क्वेश्चन 11 और 12 आ गए आपके सामने। क्वेश्चन 13 से लेके क्वेश्चन 19 के थोड़े पॉइंट्स तक, और ये बाकी का। एंड ऑफ कोर्स लास्ट में हर क्वेश्चन का ग्रुपिंग भी मैंने आपको लिख के दे दिया है, कौन से क्वेश्चंस कौन से कैलकुलेशन के ग्रुप के पार्ट हैं वो आप देख सकते हैं। That's it. With that, I end this video. I thank you for your time, support, and patience. Thank you so much. We will keep on meeting, and of course, next time with some another topic. Thank you very much.